हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकंड इज प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर के साथ इफेक्ट ये होता है कि अगर हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, और अगर हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी घटती है। गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, गैस का जो डिसोल्यूशन है लिक्विड के अंदर, ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी घटेगी। यानी with increase in temperature the solubility of a gas in liquid will decrease। तो टेम्परेचर के साथ तो एक ही इफेक्ट हो रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। दूसरा इफेक्ट होता है प्रेशर, और प्रेशर के बारे में सबसे पहले स्टडी किया हेनरी ने, और उन्होंने एक अपना लॉ दिया, हेनरीज लॉ। हेनरी ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आप गैस के प्रेशर को इंक्रीज कर दो, यानी गैस के ऊपर लगने वाले प्रेशर को आप इंक्रीज कर दो, तो उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? अगर आपके पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर आपको गैस को डिसॉल्व करना है, और वो गैस जो है लिक्विड के सरफेस के ऊपर है। गैस कहाँ है? लिक्विड के सरफेस के ऊपर। अब आप चाह रहे हो कि वो गैस लिक्विड के अंदर आ जाए, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करोगे। प्रेशर जैसे एक्सर्ट करोगे तो गैस कंप्रेस होगी। कंप्रेस होते होते वो लिक्विड के अंदर आ जाएगी और वो डिसॉल्व हो जाएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। या इसका उल्टा भी कह सकते हो, अगर कोई गैस ज्यादा सॉल्युबल है, कोई गैस ज्यादा सॉल्युबल है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे टर्म्स हो सकते थे, लेकिन हेनरी ने जो टर्म स्टार्ट किया, जो टर्म इस्तेमाल किया, वो था आपका मोल फ्रैक्शन। उन्होंने ये बोला, देखिए हमें ये पता चल चुका है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। उन्होंने बोला कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्युबिलिटी का बढ़ना मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का अंदर बढ़ना, या गैस के नंबर ऑफ मोल्स का बढ़ना लिक्विड के अंदर, या सिंपली मोल फ्रैक्शन का बढ़ना। तो उन्होंने मोल फ्रैक्शन के टर्म से बात करी थी। तो जहां पे भी हम मोल फ्रैक्शन बोलेंगे तो हम उसको मनी इवन सॉल्युबिलिटी समझेंगे कि अगर किसी गैस की मोल फ्रैक्शन ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, क्या मतलब है कि उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। क्या मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हेनरी ने जो रिलेशन दिया है वो दिया है गैस के प्रेशर के पे और गैस के मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये बोला है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द गैस के अबव द लिक्विड सरफेस। गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल है प्रेशर पे। समझ में आ चुका है? यानी अगर आपको गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है, यानी आपको गैस को ज्यादा डिसॉल्व करना है लिक्विड में, तो गैस ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है आप उसको बढ़ा दो, तो गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे जो लिखा है, जहां से अपन एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। क्या मतलब कि अगर किसी सॉल्यूशन में किसी गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? उस गैस के ऊपर लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर प्रेशर कम होता तो उसका मोल फ्रैक्शन कम होता। अगर किसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा है। आइए इसको जरा एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखें। अगर हम मोल फ्रैक्शन को जीटा, जिसको आप लोग एक्स बोलते हो, हालांकि वो एक्स नहीं है, अगर आप मोल फ्रैक्शन को जीटा से डिनोट कर रहे हो और गैस के पार्शियल प्रेशर को पी से डिनोट कर रहे हो, तो एक्सप्रेशन कैसे आएगा? देखिए उन्होंने क्या बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो प्रोपोर्शनल है, या अपन बोल सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन गैस का बढ़ेगा, या उल्टा अगर किसी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ज्यादा है गैस का, तो इसका मतलब उस गैस के ऊपर लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू आएगा। जब इक्वल्स टू आता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है के, क्योंकि ये हेनरी का लॉ है तो कांस्टेंट जो आएगा उसको बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट के एच, और ये है आपके पास जीटा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है P इक्वल्स टू के एच इंटू जीटा। P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, के एच इज द हेनरीज कांस्टेंट, and zeta
इसको बोलेंगे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये किसका मोल फ्रैक्शन है? गैस का मोल फ्रैक्शन। कहाँ पे प्रेजेंट है वो? सॉल्यूशन के अंदर। याद रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन गैस का, एटमॉस्फेयर वाली नहीं, सॉल्यूशन के अंदर कितना गैस है उसका मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, एंड kh इज दी हेनरीज कांस्टेंट। kh को क्या बोलेंगे अपन? हेनरी का कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, आगे अगर अपन डिस्कस करें, जो हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरी का जो कांस्टेंट है वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। यानी कि हेनरी का जो कांस्टेंट है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। हर गैस के लिए हेनरी का कांस्टेंट अलग अलग आएगा। दूसरी बात kh के टर्म्स में, कि जो kh की जो यूनिट होगी वो वही यूनिट होगी जो p की यूनिट है। p क्या है? प्रेशर। क्योंकि x जो है, जो मोल फ्रैक्शन था आपका, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो आप इसको तो भूल जाओ। ठीक है, अब अगर आपको kh की यूनिट निकालनी है तो kh की यूनिट वही होगी जो p की यूनिट होगी। p यानी प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट्स क्या क्या होती हैं? प्रेशर की यूनिट एटीएम भी हो सकती है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकती है। प्रेशर की यूनिट बार भी हो सकती है। प्रेशर की यूनिट आपकी पास्कल भी हो सकती है। और प्रेशर की यूनिट आपकी mm ऑफ hg भी हो सकती है। तो यही सारी यूनिट्स आपकी kh की भी होंगी। x तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो द यूनिट ऑफ kh विल बी सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर की यूनिट होगी वही आपके हेनरी के कांस्टेंट की यूनिट होगी। 2 पॉइंट हेनरी कांस्टेंट के बारे में। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी का kh ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। किसी गैस का अगर kh ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। कैसे? अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं kh की वैल्यू लिखूं तो kh को क्या लिख सकता हूं? p अपॉन मोल फ्रैक्शन, प्रेशर ऑफ द गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। आप ध्यान से देखें, अगर किसी का kh बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि उस गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। गैस का मोल फ्रैक्शन अगर किसी का kh बढ़ गया तो उस गैस का मोल फ्रैक्शन घट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप kh को बढ़ाते जाओगे, मोल फ्रैक्शन क्या था, मैंने क्या बताया था, जैसे मोल फ्रैक्शन बोले तो अपन को मन ही मन सॉल्युबिलिटी सोच लेना है। तो अगर किसी का kh बढ़ रहा है तो उसकी मोल फ्रैक्शन घट जाएगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो kh के बारे में हमें 3 पॉइंट्स याद रखने। kh इज हेनरीज कांस्टेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस। हर गैस के लिए kh की वैल्यू अलग अलग होगी, और kh की वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। यानी जिस गैस की kh जितना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम एट ए गिवन प्रेशर। और kh की यूनिट वही यूनिट होगी जो आपकी प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन का ग्राफ अगर प्लॉट करना है, यानी आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस का ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस दिया है, यहाँ पे आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दिया है, तो हमें ये दिख रहा है कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? यहाँ पे अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो कर्व बनेगा वो बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन। इस कर्व की जो स्लोप होगी, इस कर्व की जो स्लोप होगी, लेट अस सपोज ये एंगल है थीटा, तो इस कर्व का जो स्लोप होगा वो आपको kh की वैल्यू देगा। याद रखेंगे, t वर्सेस x का जो ग्राफ बनेगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस का अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे तो उसकी जो स्लोप होगी, स्लोप क्या होती है? स्लोप मतलब tan थीटा। जो tan थीटा होगा वो आपको kh की वैल्यू देगा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये वैल्यू हो जाएगी p और ये वैल्यू हो जाएगी x। ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको kh मिल जाएगा। याद रखेंगे kh कैसे निकालना है। अगर आपको कर्व दिया है p वर्सेस x तो उस ग्राफ का स्लोप निकाल लो, उससे आप kh की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये सारी बातें थी हेनरीज के बारे में, हेनरीज लॉ के बारे में। आगे अपन देखते हैं इसका एप्लीकेशन। हेनरीज लॉ के एनसीईआरटी के अंदर 3 एप्लीकेशन डिस्कस किए गए ना। एप्लीकेशन ध्यान से सुने, आपसे एग्जाम में हेनरीज लॉ भी पूछते हैं और उसके एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं। 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन उन्होंने लिखा है कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर, और दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने 2 मेडिकल कंडीशंस डिस्कस करी है। पहली मेडिकल कंडीशन का उन्होंने नाम दिया है एक बैंड्स करके, और तीसरी मेडिकल कंडीशन एनॉक्सिया। ये 3 एप्लीकेशंस डिस्कस करें, अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा हो, कोल्ड ड्रिंक जिसको कार्बोनेटेड ड्रिंक भी बोलते हैं या जो भी सोडा वाटर्स होते हैं, आप उसको जब ओपन करते हो तो उसमें से गैस निकलती है। वो गैस कौन सी होती है? वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ही आपने कैप ओपन किया तो गैस क्यों निकली? गैस इसलिए निकलती है क्योंकि जो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है, जो आपका यहाँ पे जो ड्रिंक है, ठीक है ना, इस ड्रिंक के अंदर अपन
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे सील कर देते हैं। CO2 डाला, देखो कोल्ड ड्रिंक ली, अब कोल्ड ड्रिंक में CO2 डिसॉल्व होना नहीं चाह रही थी तो अपन ने प्रेशर बढ़ाया। अपन को पता है प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो प्रेशर बढ़ाया तो CO2 अंदर डिसॉल्व हो गई और फिर अपन ने जल्दी से सील कर दिया। लेकिन जैसे ही अपन घर पे लाए कोल्ड ड्रिंक और उस कैप को रिमूव किया, तो कैप रिमूव किया यानी प्रेशर कम हो गया। प्रेशर जैसे कम होता है तो इस गैस, इस लिक्विड के अंदर जितना CO2 डिसॉल्व था वो निकल के बाहर आ गया और वही आपको गैस के फॉर्म में दिखता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम क्या करते हैं, CO2 को हाई प्रेशर पे सील करते हैं। तो अगर प्रेशर हाई करते हैं तो CO2 डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमें हेनरी ने बताया था कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो पहला एप्लीकेशन होता है। लेकिन जैसे हम कैप को रिमूव करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और यहाँ की जो गैस होती है वो एस्केप हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है बैंड्स का। बैंड्स एक मेडिकल कंडीशन होती है और ये कब आती है, अगर आप एक बात सुने ध्यान से, जैसे आप मान लें आपका अर्थ सरफेस है, अगर आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे तो एयर का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा, और अगर आप अर्थ सरफेस के बिलो जाएंगे तो प्रेशर जो है आपका इंक्रीज होगा। यानी अगर आप हाइट पे जाते जाएंगे तो एयर का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आप बिलो दी हाइट जाएंगे, हाइट आप कम करते जाएं तो आपका जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो लोग सी में जाते हैं, ठीक है ना, स्कूबा डाइविंग करते हैं जो लोग, तो वो समुद्र में नीचे की तरफ जाते हैं। जब वो नीचे जाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएंगे, तो एयर का प्रेशर बढ़ चुका होगा, एयर का काफी ज्यादा प्रेशर होगा। एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो मतलब सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, यानी जो एयर आप ले रहे हैं तो वो अंदर जाएगी और वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, आप मान लें यहाँ पे जब अर्थ के सरफेस पे थे तो सॉल्युबिलिटी कम थी, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम था कंपेयर टू सी पे। तो आप जैसे सी के अंदर गए तो प्रेशर बढ़ा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी, तो आपने बहुत सारी गैसेस अंदर ले ली और वो सारी गैसेस ब्लड में चली गई हैं, ब्लड में ठीक है अभी। लेकिन जैसे ही आप बाहर आओगे तो प्रेशर हो जाएगा सडनली कम, जैसे कोल्ड ड्रिंक में हुआ था ना, आपने जैसे ही कैप को रिमूव किया प्रेशर कम, अब प्रेशर जैसे कम हुआ तो CO2 एस्केप हुई। सेम वही कंडीशन होती है, आप सी में थे, सी से बाहर आए तो प्रेशर होने लगा कम, तो अब वो जो गैसेस डिसॉल्व हुई थी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर वो निकलना चाहिए। जब वो निकलना चाहती है और वो निकल नहीं पाती हैं तो बॉडीज में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं बैंड्स, और ये डेंजरस भी हो सकती है, आपकी लाइफ भी ले सकती है। थर्ड कंडीशन जो डिस्कस की गई है वो है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया देखा जाता है अगर जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं या जो क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं जो माउंटेन्स पे जाते हैं, ये उनको फेस करनी पड़ती है। एनॉक्सिया के अंदर होता क्या है कि आपको वीकनेस फील होती है, एनॉक्सिया के अंदर वीकनेस फील होती है और आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। ये दो चीजें होती हैं, थिंकिंग एबिलिटी आपकी वीक हो जाएगी और आप वीकनेस या टायर्डनेस फील करोगे। जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं अपन तो एयर का प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो अगर एयर का प्रेशर डिक्रीज हो गया क्या मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, यानी जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके ब्रेन में और आपके ब्लड में नहीं जा रहा है। जब आपके ब्रेन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा तो आपका ब्रेन सही से सोच नहीं पा रहा है, सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से आपकी थिंकिंग एबिलिटी हो गई वीक, और आपके क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में भी सही नहीं जा पा रहा तो इसकी वजह से आपको वीकनेस होने लगी। इन दोनों स्टेट्स को मिला के बोला जाता है एनॉक्सिया। तो पहली कंडीशन है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है कि अपन गैस को या CO2 को हाई प्रेशर पे सील करते हैं जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी कंडीशन है बैंड्स, जो कि सी वगैरह के अंदर जो लोग जाते हैं स्कूबा डाइविंग करते हैं उनको दिखती है, यानी ये बिलो दी हाइट है। और एनॉक्सिया जो कि अबव हाइट पे जाते हैं, मतलब सरफेस के ऊपर जाते हैं, अर्थ सरफेस के काफी ऊपर जाते हैं, उनको ये फील होती है। तो ये तीन एप्लीकेशन थे हेनरीज के। ओके।